गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने डील किया था कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हमने पढ़ा था। फर्स्टली इसमें हमने इंट्रोडक्शन, कॉजेस एंड टाइप्स देखे थे। इसमें यूटेरस हमारा डील हो गया था एंड यूटेरस के टाइप्स जितने भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ थे। नेक्स्ट वल्वा, वल्वा में हमने क्या देखा था, लेबिया एंड हाइपो एंड हाइपर। नेक्स्ट हमारा हाइमन हो गया था, सेप्टेड हाइमन हमने लास्ट क्लास में डील किया था। आज हम देखते हैं कि कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द वजाइना क्या होता है। इसमें सबसे पहला है द ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम एंड वर्टिकल और इन कंप्लीट वजाइनल सेप्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट वजाइनस एजेंसीज, तो हम डील करते हैं। A transverse vaginal septum is a condition in which there is a wall of tissue running horizontal across the vagina. This wall, known as a septum, creates a blockage in the vagina. Okay, see this image. इसमें हम वजाइना को देख सकते हैं, ठीक है। वजाइना, दिस इज़ पार्ट ऑफ वजाइना। इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टिश्यूज़ का अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो गया है, जिसने वजाइना को क्या करा है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वजाइना है वो अगर उसको एग्ज़ामिन करेंगे तो हमें यहाँ तक तो एग्ज़ामिन होगी, उसके बाद यहाँ पर हम इस एग्ज़ामिन करेंगे तो हमें टिश्यूज़ का अननेसेसरी फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल सेप्टम बोलते हैं, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। नेक्स्ट वर्टिकल और कंप्लीट वजाइनल सेप्टम। इसमें देखो, वर्टिकल और कंप्लीट वजाइनल सेप्टम, वर्टिकल और कंप्लीट वजाइनल सेप्टम इज अ कंडीशन वेयर अ वॉल ऑफ टिश्यू रन्स वर्टिकल अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ वजाइना dividing into two cavities. While this condition may cause no symptoms, you could experience pain when removing or inserting a tampon और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें टूज दिखते हैं, ठीक है। टू सेप्टम हमें दिखते हैं दैट, और वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शेप में होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वजाइना है उसके अंदर हमें टू कैविटीज़ दिखती है, ठीक है। और जनरली ये कॉज एट द टाइम ऑफ पीरियड के टाइम पर जब पैड्स या टेम्पॉन्स यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे रिमूविंग के टाइम पर पेन होता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी पेन होता है इसमें। एंड जनरली क्या होता है कि ये सर्जिकल रिपेयर से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट वजाइनल एजेंसीज, इसमें हम देख सकते हैं इज़ अ रेयर डिसऑर्डर दैट ऑकर व्हेन द वजाइना डजंट डेवलप। वजाइनल एजेंसी का मतलब ये होता है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूट्रस एंड दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज़ वजाइना, ठीक है। तो ये वजाइना का जो पूरा पार्ट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। वजाइना जैसे इतना पार्ट उसका डेवलप होना है बट वो पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, या तो पूरा ही कंप्लीट अनडेवलप रहेगा, मतलब वजाइना होगा ही नहीं, और अगर होगा तो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। जैसे मान लो इतना वजाइना होता है तो वो उसका पार्शियली पार्ट ऑफ वजाइना रहेगा एंड इतना पार्ट उसका मिस रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की हम कंजेनाइटल एनोमलीज देखते हैं। सर्वाइकल एजेनेसिस अकर व्हेन अ वुमन इज़ बॉर्न विदाउट अ सर्विक्स, ठीक है। उसके पास क्या होगा, सर्विक्स नहीं होगा उस वुमन के पास। दिस मीन्स देयर कुड बी द एब्सेंस ऑफ अ यूटेरस एंड अ वजाइना। इसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि ये यूटेरस और वजाइना भी एब्सेंस हो एंड कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है। या तो सर्विक्स एब्सेंस होगा, ठीक है, और ये हो सकता है कि किसी फीमेल के पास यूटेरस और वजाइना दोनों नहीं हो, तो उस कंडीशन में सर्विक्स भी नहीं रहता है, ठीक है। इफ़ अ यूटेरस प्रेजेंट, डॉक्टर में सजेस्ट मेडिकेशन टू कंट्रोल रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। द डॉक्टर में ऑल्सो परफॉर्म अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट फ्यूजेस अ यूटरस टू अ वजाइना। इसमें क्या होता है
कि डॉक्टर जो क्या करता है वो जो यूट्रस रहता है, ठीक है, यूट्रस नॉर्मली इस पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में रेट्रोग्रेड को क्या बोलते हैं कि जो यूटेरस है वो इस पोजीशन से हटकर इस पोजीशन से हटके क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है, तो हम इसको रेट्रोवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो क्या होता है कि यूटेरस में वापस से जाने लगता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है कि बैकवर्ड रेट्रोवर्ड जो मेंस्ट्रुएशन है उसको बैकवर्ड होने से बचाता है, एंड इसको हम सर्जिकली रिपेयर करते हैं, सर्जिकली रिपेयर करके उसमें उसको उस कंडीशन में करते हैं कि जो प्रॉपर वर्क यूटेरस वो अपना कर पाए। सर्विक्स का जो वर्क रहता है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस जो है वो क्लोज रहता है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में वो करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो, दिस इज़ अ रफ डायग्राम, इसमें हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ यूटेरस एंड दिस इज़ वजाइना एंड दिस इज़ सर्विक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे सर्विक्स है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि सर्वाइकल वजाइनल एजेंसी। नेक्स्ट इज सर्वाइकल डुप्लीकेशन। सर्वाइकल डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो सर्विक्स है, सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि सर्विक्स का डबल हो जाना, ठीक है। अब सर्विक्स का डबल क्यों होगा, जब यूटेरस डबल है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है राइट यूटेरस, लेफ्ट यूटेरस, राइट सर्विक्स एंड लेफ्ट सर्विस, एंड वजाइनस में एक ही रहेगा, बाकी सब जो है ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव वो नॉर्मल रहेंगे, बस यूटेरस और सर्विक्स हमें दो देखने को मिलेगा। सिम्टम्स इंक्लूड एबनॉर्मल पेन बिफोर अ पीरियड, एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटीज इशू देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि उसको डबल यूट्रस है एंड डबल सर्विक्स है, तो उसको हो सकता है कि डबल मेंस्ट्रुएशन पेन हो, एंड अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी क्योंकि उसको 2 यूटरस है, एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज होगा क्योंकि यूटरस 2 है, तो जो प्रोसेस उसकी फर्टिलाइजेशन की वो कम्प्लीटली ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम ऑल ओवर कंजेनाइटल एनोमलीज की बात करते हैं तो तो देखते हैं हम इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर वो एम्प्टी नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। ब्रेस्ट टू नॉट ग्रो, हो सकता है कि जो फीमेल है उसको इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो ब्रेस्ट है वो प्रॉपरली साइड शेप में ना रहे, ठीक है, प्रॉपरली ग्रोथ ना करें, जितने उसके बिफोर प्यूबर्टी है उतने के उतने ही उसके आफ्टर प्यूबर्टी भी बने रहे। फिर डिफ़िकल्ट इन मेंसेस, पीरियड्स के टाइम में उससे डिफ़िकल्टी होगी, जैसे कि मैंने बताया था बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, लेग में क्रैम्प्स। फिर रिपीटेड प्रीटर्म बर्थ और मिसकैरेज, उसको क्या हो सकता है कि एक बार उसको प्रीटर्म बर्थ हो चुका है, प्रीटर्म बर्थ दैट मीन्स ये है कि बिफोर उसको जेस्टेशनल के पहले ही उसको डिलीवरी हो गई, ठीक है। अभी आपका ओबीजी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती होगी। प्रीटर्म हम उसको बोलते हैं जैसे कि हमारा नॉर्मल 38 वीक होता है बेबी का डिलीवरी होने का, ठीक है। तो अगर इसके बिफोर अगर जैसे इसका 34 में हो गया, 36 में हो गया, 37 में हो गया, तो हम उसको प्रीटर्म बोलेंगे, ठीक है। और मिसकैरेजेस मतलब पहले उसको चांसेस हो चुके हैं कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है उस कंडीशन में। नेक्स्ट है मंथली क्रैम्पिंग और पेन विथआउट मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा कि उसको पीरियड्स आने के पहले ही उसको मंथली क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई कंप्लेन करता है कि मेंस्ट्रुएशन के उसको 5 डेज़ पहले से पेन आना स्टार्ट हो गए, 10 डेज़ पहले से पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेन विथ इंटरकोर्स पेन, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी, जो वुमन है जिसको एक कंप्लेन है तो हो सकता है कि उसको पेन हो, जैसे कि वजाइनल कंडीशंस में, या फिर अगर उसको और दूसरी कंडीशन है जैसे कि यूटरस में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी उसको पेन होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले स्ट्रेस एल्पिंजोग्राम करेंगे। इसमें हम जनरली एक्सरेज करते हैं और ये जनरली चेक करता है कि जो नॉर्मल यूटरस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं,
इसमें यूटेरस एंड ओवरीज वगैरह के फंक्शंस चेक करते हैं और एक क्लियर इमेज होती है। जनरली एक्सरे प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं इसमें टिपिकली टू असेस द फर्टिलिटी। अगर कोई फीमेल कंप्लेन करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और उसका जो नॉर्मल है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसको कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। फिर है 3D अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि जो इमेज है एंड जो प्रॉपर यूट्रस की इमेज एंड फेलोपियन ट्यूब की इमेज, ओवरीज की इमेज एंड सर्विक्स एंड वजाइना, तो ये क्या करती है पूरा 3D प्रिंट देती है एकदम क्लियर, तो हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि उसके कौन से पार्ट में कहाँ अबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट एमआरआई से हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले तो हमें पूरा पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जितना भी पार्ट है हमें वो दिख जाएगा। नेक्स्ट हमें ये दिख जाएगा कि उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं, नर्व सप्लाई है कि नहीं, उसका साइज़ एंड शेप कैसा है। ठीक है, ये सब हमें दिख जाएगा क्लियरली। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो हम लेप्रोस्कोपिक के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और स्टेरोस्कोपी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। लेप्रोस्कोपी में जनरली देखो, अगर उसको ये बीमारी है कंजेनाइटल एनोमलीज है तो हम रिपेयर ही करेंगे। ठीक है, रिपेयर के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे। ठीक है, जैसे कि अगर उसको मैं बताती हूँ, जैसे कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम पहले विजुअलाइज करेंगे कि इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, देन हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे रिपेयर करके। इसमें देखो, सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक एक ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक एलईडी टीवी के थ्रू इसमें लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, लाइट रहती है, ट्यूब्स रहती है, इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उससे क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं लाइट ट्यूब एंड थ्रू ए स्मॉल इंसिशन, एब्डोमेन में स्मॉल इंसिशन करते हैं, देन चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है एंड उनको पता चल जाता है तो वो रिकरेक्टिंग सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेरोस्कोपी। स्टेरोस्कोपी में ऑपरेटिव स्टेरोस्कोपी इज लेस इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू रिमूव पॉलिप्स। अगर पेशेंट को पॉलिप्स है, ट्यूमर्स और अबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको यूज थ्रू आउट बाहर करेंगे एंड एबनॉर्मलिटीज़ जो है उसको क्यूरेटाइजिंग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि वजाइनल उसको अबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन है तो टिश्यू को डिमोलिटाइजेशन करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट, हीट एंड फ्रीजिंग और केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। एंड जनरली हम जो डबल यूटेरस है उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं। जो सिम्टोमेटिक अगर हमें लग रहा है, इन सब में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इनमें से कुछ में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसमें हम जनरली छोटा सा सर्जिकल रिपेयरिंग करके कट करके इसको प्रॉपरली साइज एंड शेप में कर देते हैं। तो नॉर्मली ये इंसिशन प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसमें छोटे मोटे प्रोसीजर ही होते हैं। हम ट्रीटमेंट कब अप्लाई करते हैं, जब जो वुमन है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फर्टिलाइजेशन की कंडीशन नहीं हो पाती है उसकी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ही अबनॉर्मल पेन हो रहा है, या फिर वजाइनल एजेंसीज है। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप देखो डायलेटर यूज़ करते हैं हम। डायलेटर का मैं आपको एक इमेज सेंड करूँगी। जैसे कि ये गर्ल है, वो विदाउट वजाइना उसका बॉर्न हुआ है, लेकिन शुरुआत में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे उसका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा अपने आप में इमोशनल लगता है कि उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो वो जनरली क्या करता है, डायलेटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, जनरली ये क्या काम करता है कि जो वजाइना जो नहीं बन पाया है, ठीक है, उसमें इंसर्ट करते हैं। शुरू के कुछ टाइम में उसको थोड़ा पेन होता है और जो डिवाइस क्या करता है स्ट्रेच और वाइडन का काम करता है वजाइना के जो वजाइना के जो प्रॉपर शेप नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये नॉर्मल वजाइना है एंड दिस इज़ अब नॉर्मल, तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा क्लोज रहता है, तो जो डायलेटर रहता है वो इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंड जो वजाइना उसको प्रॉपर साइज एंड शेप में लेकर आते हैं। और ये जो थेरेपीज ये नॉन सर्जिकल थेरेपीज होती है और ये टेक टाइम लेती है 4 to 6 मंथ का टू क्रिएट अ न्यू वजाइना। ठीक है,
तो इसमें ये हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इमोशनल सपोर्ट में हम जैसे कि जब गर्ल एट द टाइम ऑफ वो 10 ईयर्स रहती, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो उसको इतना पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। लेकिन जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, जैसे 14, 12 या फिर और 16 ईयर एज में, या फिर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि 12 to 13 उसका प्यूबर्टी स्टेज रहता है। प्यूबर्टी दैट मीन्स उसमें सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ग्रोथ होना, फिज़िकल ग्रोथ होना एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाना। तो ये सब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एंड प्यूबर्टी हम उसको ही बोलते हैं, जैसे कि मेंस में दाढ़ी में बाल आना, एक्सिलरी एरिया में बाल आना, ठीक है, हेयर्स ग्रोथ होना एंड आवाज़ भारी हो जाना। तो ये सब मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल्स को अपने अंदर जो चेंजेस है, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, जैसे ब्रेस्ट ग्रोथ नहीं हो पाता है, या फिर उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ रहती, तो वो एक तरह से क्या होती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। तो उन लोगों को जनरली इमोशनली सपोर्ट करना एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी देना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये हमारा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।